हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो हमारा टॉपिक आप देख सकते हैं पांचवी रिपोर्ट 1813 ट्वेल्थ ए फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान निर्माण जो है हमारा चैप्टर है। तो हिस्ट्री में आज हम चर्चा करने वाले हैं पांचवी रिपोर्ट के बारे में यानी फिफ्थ रिपोर्ट के बारे में जो कि 1813 में पेश की गई थी। ठीक है, तो आइए चर्चा शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है, पांचवी रिपोर्ट। तो प्रश्न क्या आता है पेपर में, पांचवी रिपोर्ट को आप अतिशयोक्तिपूर्ण क्यों कह सकते हैं। दूसरा, पांचवी रिपोर्ट को बिना आलोचना के स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न, पांचवी रिपोर्ट के साक्ष्य बहुमूल्य हैं किंतु इसको फिर भी बिना आलोचना के स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न ये नहीं पूछा जा रहा है व्हाट इज फिफ्थ रिपोर्ट, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ फिफ्थ रिपोर्ट, नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है व्हाई द फिफ्थ रिपोर्ट इज कंसिडर्ड एज द एग्जैजरेटेड रिपोर्ट। पांचवी रिपोर्ट को अतिशयोक्तिपूर्ण अतिरंजित रिपोर्ट क्यों माना जा सकता है, यानी कि अतिरंजित और अतिशयोक्तिपूर्ण, यानी पांचवी रिपोर्ट पे हम भरोसा पूर्णतया क्यों नहीं कर सकते हैं, यह है प्रश्न। अब इसका आंसर देखते हैं। जैसे कि आपको बच्चों मालूम है कि फिफ्थ रिपोर्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया था। इसे एक कमेटी ने प्रिपेयर किया था। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट को दी और ब्रिटिश पार्लियामेंट में फिफ्थ रिपोर्ट पे डिस्कशन हुआ था। पांचवी रिपोर्ट किस पे बेस्ड है, पांचवी रिपोर्ट या फिफ्थ रिपोर्ट इंडिया में यानी भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बंगाल में एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में है और उसमें काफ़ी जानकारी दी गई है। ये सब आप टॉपिक में पढ़ चुके हैं। अब आगे क्या जानकारी है, आगे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि पांचवी रिपोर्ट में सब कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण क्यों है, ऐसा क्यों कह रहे हैं, अतिरंजित क्यों है, ऐसा क्यों कह रहे हैं। कारण 3 दिए गए हैं। जैसे कि फिफ्थ रिपोर्ट को लिखने वाले आलोचना पर तुले हुए थे, द ऑथर्स ऑफ दिस रिपोर्ट, द राइटर्स ऑफ दिस रिपोर्ट। जिन लोगों ने इस पांचवी रिपोर्ट फिफ्थ रिपोर्ट को 1813 में लिखा था उन लोगों की मेंटेलिटी, उनकी प्रवृत्ति ऐसी थी कि वो आलोचना करना चाहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन की और लगातार उन्होंने यहाँ पर पूरी रिपोर्ट में उनकी आलोचना पर ही जोर दिया। तो इस प्रकार से पांचवी रिपोर्ट अतिरंजित और अतिशयोक्तिपूर्ण कही जा सकती है क्योंकि इस रिपोर्ट में लिखने वाले सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना पर ही तुले हुए थे, उसके प्रशासन की आलोचना ही करना चाह रहे थे उस समय के बंगाल में जिस प्रकार का ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। ठीक है, और कारण क्यों आलोचना पर तुले हुए थे आपको पता है, क्योंकि उस समय इंग्लैंड में भी कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स यानी राजनीतिक समूह और कैसे इंडस्ट्रियल ग्रुप्स यानी कि औद्योगिक समूह थे जो भारत के व्यापार में अपनी हिस्सेदारी भी चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार में लाभ उठाए। तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाता है, पांचवी रिपोर्ट अतिशयोक्तिपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसको लिखने वाले इस ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल में प्रशासन की आलोचना करने पर तुले हुए थे। दूसरा बिंदु यहाँ पर देख लेते हैं, जमींदारी का पतन बढ़ा। देखिए, बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। बंगाल में उस समय एक जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 में लॉन्च हुई थी। बाद में बेचारे जमींदारों की जमींदारियां नीलाम हुई, ये कहानी बताई गई है 1813 में जो रिपोर्ट है यहाँ पर पांचवी रिपोर्ट में। लेकिन कह रहे हैं कि भारतीय जमींदारी व्यवस्था का जो पतन हुआ है वो बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया 1813 की रिपोर्ट में ब्रिटेन में। क्यों? दरअसल बाद में जब शोधकर्ता 19वीं सदी के बाद में या 20वीं सदी में बंगाल के अभिलेखागारों में गए, तहसीलों में गए और रिपोर्ट्स को पढ़ा तो उन्होंने देखा कि इतना भी पतन जमींदारी व्यवस्था का नहीं हुआ था, बल्कि जमींदारी का पतन तो ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियां और जमींदारी का पतन तो बढ़ा चढ़ाकर उस समिति की रिपोर्ट में दिया गया है 1813 की रिपोर्ट में। इस प्रकार से जमींदारी का पतन भी बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। तो यह जो है पांचवी रिपोर्ट अतिशयोक्तिपूर्ण है, अतिरंजित है और साथ ही साथ यह जो है बिना जो है साक्ष्य के इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसका सावधानी पूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए, सब कुछ इसमें अच्छा ही नहीं है। तीसरा पॉइंट है, जमींदार कई तरीके से अपनी जमींदारी बचा लेते थे। जैसा कि 1813 की रिपोर्ट में बहुत सारे आंकड़े दिए गए हैं, कलेक्टर्स की रिपोर्ट दी गई हैं, रैयतों यानी कि किसानों की याचिकाएं उसमें हैं, ज़मींदारी का पतन बताया गया है कि उनकी ज़मींदारी नीलाम हो जाती थी और प्रशासन बहुत बेकार चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में, जैसा कि 1813 की रिपोर्ट में ब्रिटेन की संसद में पांचवी रिपोर्ट पेश की गई थी। लेकिन ऐसा नहीं था। दरअसल बंगाल के जमींदार जो होते थे, आपने देखा बर्धमान का उदाहरण पहले ही टॉपिक में दिया हुआ है कि बंगाल के जमींदार तो कई तरीकों से अपनी जमींदारी बचा लेते थे। जब नीलामी की नौबत आती थी तो अपनी जमींदारी को बचा लिया करते थे। कैसे? फर्जी खरीद करते थे, जैसे अपने ही आदमियों से
ज़मीनें खरीद लिया करते थे। अपनी ज़मीनें पहले से ही अपने परिवार की महिलाओं के नाम करवा देते थे और अंग्रेज़ों का नियम था, कानून था कि महिलाओं की संपत्ति से छेड़खानी नहीं की जाती थी और ज़मीनों पर लठियाल भेजकर, गुंडे भेजकर कब्ज़ा दूसरे पक्ष को नहीं लेने देते थे जो उनकी ज़मीन को खरीद चुका होता था। तो ज़मींदार कई तरीक़ों से अपनी ज़मींदारी बचा लेते थे। मैं बहुत जल्दी इस वीडियो को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये 3 मार्क्स का आपका बोर्ड में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का बन सकता है कि 5वीं रिपोर्ट जो है अतिरंजित और अतिशयोक्तिपूर्ण क्यों थी। वाई द 5th रिपोर्ट वॉज कॉल्ड द एग्जेजरेटेड रिपोर्ट, एक्सप्लेन। सो यू हैव टू मेंशन द 3 पॉइंट्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो ये कंपनी के प्रशासन की आलोचना पर तुले हुए लोग थे, इसलिए उन्हां पर बढ़ा चढ़ाकर आंकड़े पेश किए गए। दूसरा, जमींदारी का पतन बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, जबकि बाद में अभिलेखों का अध्ययन किया गया तो पता चला कि कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर 5वीं रिपोर्ट में बंगाल में जो है जमींदारी के पतन को बता दिया गया है। और तीसरा, जमींदार कई तरीक़ों से अपनी ज़मींदारी बचा लेते थे, इतने भी बुरे हाल नहीं थे। ज़मींदार फर्जी खरीद के द्वारा, विभिन्न तरीक़ों द्वारा, विभिन्न हथकंडों द्वारा अपनी ज़मीनें बचा लेते थे। ये वीडियो मैंने बहुत जल्दी बनाने की कोशिश की है। कुछ गलतियाँ आपको लगे तो मुझे ज़रूर बताएं। और ये प्रश्न आपका 3 नंबर का बोर्ड एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।